अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दी हसन नकवी शो की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हैं। और आज हमें ज्वाइन किया है जिन्होंने वो किसी ताल्लुकी मोहताज नहीं है, PMLN की डाई हार्ड वर्कर लीडर मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ बहुत करीब समझी जाती हैं। पहले चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की हेड भी रहीं। सबा सादिक साहब कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर शो। बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। सबा सादिक साहब, एक तो पहले ये बताइएगा, अभी हमारे सामने एक दो दिल खराश वाक़े आए, मंजर आम पे आए, जिसमें एक सेशन जज और उनकी जो बेगम है, उन्होंने एक बच्ची जो उनकी घरेलू मुलाजमत थी उस पर तशद्दुद किया। वो केस बड़ा हाईलाइट हुआ। उसके अलावा दूसरा केस हमने सिंध में देखा, जिसमें एक वडेरे ने एक बच्ची जो घर में मुलाजमा थी और काफ़ी सारी फिर मुलाजमें वहाँ से निकली जो इनके ऊपर तशद्दुद किया जाता रहा, जिनसे ज़्यादती भी साबित हो गई, जो उनकी रिपोर्ट निकली आई बाद में जो है बिल्कुल फोरेंसिक वगैरह जो किया गया। उसके बाद आप इन सारे वाक़यात को कैसे देखती हैं और इसका सदेबाप कैसे किया जा सकता है इन वाक़यात का? बड़ी बदकिस्मती है हमारी माशरती जो सूरत हाल है, उसमें इस किस्म के बच्चियों और बच्चों के साथ वाक़यात जो हैं ये बड़े दिल खराश हैं। और चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया और मेरी पार्टी की क़यादत ने मेरे पे तमाद करते हुए मुझे जो है 2014 में चेयरपर्सन नॉमिनेट किया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, तो मेरे लिए बड़ा वो एक समझ लें कि चैलेंजिंग जॉब थी। और मैं नहीं समझती थी कि इसमें इतना मुझे घुस के काम करना पड़ेगा। तो वो जब मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का चार्ज टेक ओवर किया तो मैं हैरान हो गई कि इसमें इतने चैलेंजेस हैं बच्चों को सिक्योर करने के लिए कि मैं किस तरह से पूरा उतरूँगी। तो ये जो रिजवाना वाला वाक़या है और जो सिंध के एक वडेरे ने पीर ने उस बच्ची के साथ जो वाक़या किया, मैं समझती हूँ कि इस तरह के बेशुमार वाक़यात डेली बेसिस पे हो रहे होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते, और रिपोर्ट ना होने की वजह बेशुमार हैं। अब चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में मीडिया आज़ाद है, सोशल मीडिया हमारा काफ़ी इम्प्रूव कर गया है, कहीं ना कहीं से कोई वाक़या जो है रिपोर्ट हो जाता है और उसके ऊपर जो है वो एक्शन लिया जाता है, हुकूमतें भी उसके ऊपर सरगर्म अमल होती हैं। तो मैं इस किस्म के बेशुमार वाक़यात को जो है मैंने 2014 से पकड़ना शुरू किया। इससे पहले यकीनन पुलिस इसके ऊपर कोई वाक़या रिपोर्ट होता था तो एक्शन लेती थी, मगर चूँकि बच्चे हमारे मुल्क का और हमारे मुस्तकबिल का एक बेहतरीन असासा हैं और इनका मुस्तकबिल जो है घरों के अंदर जो है वो ग़ुलामी या कैद नहीं है। मैं समझती हूँ हर घर के अंदर एक बच्चा है और जो ग़ुलाम है और ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है। तो ये मैं अपने तजर्बे से बात कर रही हूँ। इसके ऊपर सोशल सेंसिटाइजेशन और इसके ऊपर कानून की गिरफ्त और स्टेट की गिरफ्त जो है मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी नकवी साहब इसके ऊपर बात यह है कि जुडिशरी अदलिया इसके ऊपर ऐसी संगीन जो है मामलात के ऊपर जो सज़ाएँ दे कानून के मुताबिक कि आइंदा किसी की जुर्रत ना हो, ख्वाह वो जज है, ख्वाह वो पीर है, वो सिंध का वडेरा है, कोई MNA है, कोई वज़ीर है, कोई मुशीर है या कोई भी पढ़ा लिखा तबका है। और मैंने अपने तजर्बे से नकवी साहब ये देखा है कि जितने मैंने अपने दौर में जब मैं ब्यूरो की चेयरपर्सन थी मैंने जितने केसेस कैप्चर किए, इससे भी बदतरीन जो है मैंने शुरुआत की कैप्चर करने की, तो वो सारे के सारे पढ़ी लिखी कम्युनिटी के लोग थे। कोई डॉक्टर था, कोई MNA था, कोई इसी तरह जैसे ये जज साहब हैं। तो अदलिया को कोई ना कोई ऐसी सज़ाएं देनी पड़ेंगी जिसकी वजह से डिटरेंस पैदा हो माशरे के अंदर। और डिटरेंस जब तक पैदा नहीं होगी सज़ाओं की वजह से, आप अपने कुरान और सुन्नह मुबारका में देख लें कि सज़ाओं का जिक्र इसीलिए है कि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा हो कि अगर चोरी की तो इसकी सज़ा ये होगी। तो ये चीज़ें जो हैं हमें इनके ऊपर बड़ा सीरियस गौर व फिक्र करना पड़ेगा। महज़ब माशरों के अंदर ये चीज़ें ज़ेब नहीं देती और बिलखसूस हम एक इस्लामी माशरे से हैं। हमारे अंदर वो महरूम तबकात जो बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अल्लाह ताला ने औरतों के लिए बेशुमार अहकामात दिए हैं कि इनके लिए हर बंदे को आगे बढ़ के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके लिए हिफाजत करनी चाहिए। स्टेट की ज़िम्मेदारी है, अदलिया की ज़िम्मेदारी है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की ज़िम्मेदारी है। मगर हम इन चीज़ों को ना ले लेते हैं जी ये रूटीन की बात है, तो ये रूटीन की चीज़ें नहीं है। फिर जब ये हाईलाइट होती हैं तो इससे हमारा मुल्क भी बदनाम होता है और हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा अलमिया भी बन जाता है। आपने सज़ाएँ देने की बात की, अच्छा, क्योंकि इसको करीब से देखते रही हैं इन सारे वाक़यात को एज चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की अब जब हेड थी,
आपके ख्याल में हमें मज़ीद लॉज बनाने की ज़रूरत है, या आपके ख्याल में कानून मौजूद है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉपर अच्छे तरीके से ज़रूरत है? देखिए, कवानीन बनते भी रहते हैं वक्त के और ज़रूरत के मुताबिक, और बनाए भी गए हैं। ठीक है। मेरे दौर में मैंने पाकिस्तान पीनल कोड में ऊपर जो है नेशनल असेंबली ने भी कुछ 18th अमेंडमेंट के बाद भी वहाँ कुछ कवानीन जो है पीपीसी में बने। फिर हमने यहाँ हमारे 18th आप काफ़ी एक्टिव थी दौर है, मुझे याद है आप लोग काफ़ी लेजिस्लेशन भी लेके आते रहे आप लोग। जी, मैंने कोशिश की कि मैं कुछ कवानीन जो हैं चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ऊपर भी मैंने इंट्रोड्यूस करवाए। लाइकवाइज इसी तरह हमने एफर्ट की, हमने फेडरल गवर्नमेंट में भी सेंसिटाइज करके, वहाँ भी नेशनल हमारे सरदार रियाज सादिक स्पीकर थे, तो मैं कोशिश करती रही कि कुछ कवानीन जो वक्त के और ज़रूरत के मुताबिक हैं। कसूर वाला वाक़या उन दिनों हुआ था चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, बहुत उसने हमारे मुल्क की जो है एक दफ़ा काफ़ी हमें उसके ऊपर शर्मिंदगी का जो है सामना करना पड़ा कि इतनी बड़ी तादाद में चाइल्ड पोर्नोग्राफी हुई। उसके ऊपर कानून फिर बना और उसके ऊपर चीज़ों को जो है वो समेटा गया। तो कवानीन तो बनते रहते हैं। मैं चूँकि ख़ुद एक कानून की स्टूडेंट हूँ और मैं हाई कोर्ट की एक अदना सी वकील भी हूँ और मैं कोर्ट्स को भी असिस्ट करती हूँ। मैं दरख्वास्त करूँगी कि जो कवानीन ऑलरेडी आपके कुरान और सुन्ना में है, हमारे आइन ने जो हमें रास्ता दिया है, और उसके बाद जो हमारी कानून की किताबें हैं, अगर उसी के ऊपर आप अमल कर लें, उसी के ऊपर आप सज़ाएँ दे दें, उसी के ऊपर आप आगे बढ़ के तो माशरे में इंसाफ फ्राहम कर दें, तो नए कवानीन जब ज़रूरत होगी तब बना लें। मगर खुदा के लिए पहले इन्हीं कवानीन के ऊपर आप अमल दरामद करवाइए और उसके बाद उनके ऊपर अदलिया सज़ाएँ दे। किसी प्रेशर के बावजूद, प्रेशर के बग़ैर जो है इनको सज़ाएँ दे के निशान इबरत बनाएं, ताकि आइंदा किसी बच्चे के साथ, किसी बेटी के साथ जुल्म ना हो। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जैसे भी आपने कहा कि अगर एक दफ़ा इनको करार वाकई सज़ा दी जाती है इन सबको जो इस वक्त कल्प्रिट्स हैं, ये चाहे वो ये वडेरा हो सिंध का, या अगर ये साबित हो जाता है जैसे ये जज उनकी एलिगें, अगर एक दफ़ा इसको एक टेस्ट केस बना दिया जाए तो आगे शायद ये हमारे वाक़यात में भी कमी हो सकेगी। सबा साहबा, क्या आपको लगता है ऐसा? जी, मैंने तो पहले भी आपको ये कहा है 2 दफ़ा कि अगर कोई निशान इबरत आप किसी एक केस को बना दें, ये जज की अहलिया को बना दें, जज साहब को नौकरी से फारिग कर दें कि जो ये भयानक इन्होंने काम किया है इसकी सज़ा अगर उन्हें मिल जाए तो आइंदा लोग डरेंगे और आइंदा ये मिसाल बन जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर अदलिया को बड़ा सेंसिटाइज हो के काम करने की ज़रूरत है। आप सबा साहबा, जो भी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में इमरान खान साहब के दौर में सारा साहब अहमद साहबा को बनाया गया था चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का हेड, आप क्योंकि आपको करीब से देखते रही हैं सबको, इन राइट्स की, चाइल्ड राइट्स की, आप एक्टिविस्ट भी हैं, काम भी करती रही हैं इसके ऊपर। आपके ख्याल में जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की कारकर्दगी है पिछले 3-4 साल में, क्या आप उससे मुतमिन? देखिए, ब्यूरो को मेकअप करके और अवार्ड्स लेके मैं नहीं समझती कि ब्यूरो के मकासद पूरे हो रहे हैं। चूँकि मैंने उसमें काम किया है जी, ये काम दुनिया का नहीं है, और जो इस वक्त वहाँ काम भी कर रहे हैं, मैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी यही कहा करती थी कि ये आम सरकारी ड्यूटी नहीं है, ये आप अल्लाह ताला का काम कर रहे हैं। तो इसमें आपको कोई दुनिया के दिखावे के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपने करना है, आपने अल्लाह को राज़ी, इन यतीमों का, इन बेबसों का, इन बेसहारा बच्चों का आपने जो है खिदमत करनी है। और जब अल्लाह ने फरमा दिया कि मैं खुद इन लोगों का, जब कोई बच्चा यतीम होता है वो यतीम नहीं होता, बेसहारा नहीं होता, उसका सहारा बड़ा मजबूत है, वो है अल्लाह ताला। यतीम के सर पे अल्लाह ने ऐसे नहीं कह दिया कि आप हाथ रखोगे तो उसके लिए उतनी नेकियां जितने उसके सर के बाल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के बादशाह हैं, मालिक हैं, उनके लिए अल्लाह ने जो है ये यतीमी दी। तो सोचें कि वो यतीम बच्चे जो बेसहारा हैं उनके लिए किस तरह से हमें आगे बढ़ के काम करना है। मैं ब्यूरो में काम कर चुकी हूँ, मैं ब्यूरो के मामलात को समझती हूँ, मैंने देखा है हर बंदे ने पूरी ज़िंदगी नहीं एक सीट के साथ लगे रहना, मगर वो चीज़ें जो मैं करके आई थी उनको मैं समझती हूँ कि मज़ीद आगे बेहतर होना चाहिए वक्त और हालात के मुताबिक। तो बच्चों के मसाइल जो हैं वो ज़बानी कलामी नहीं होते, बच्चों के मसाइल को हल करने के लिए एक माँ का दिल और माँ का दर्द चाहिए। वहाँ पे बैठना पड़ता है काम करवाने के लिए, वहाँ बच्चों के मसाइल को देखना पड़ता है डिफरेंट एंगल से। बहुत सारे बच्चे मनशियात का शिकार हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूलों के अंदर बच्चे खुदा न खास्ता मनशियात का शिकार होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। हमें दाता दरबार की सराउंडिंग्स में बच्चे नज़र आ रहे हैं जो मनशियात सरेआम इस्तेमाल कर रहे हैं।
हमें जिनसी बेरा रवि बच्चों के अंदर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे बच्चे जो हैं उनको जिनसी अपनी तस्कीन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मैंने ये केसेस पकड़े हैं। मैंने रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द जो ये जो छोटे छोटे चारपाई होटल हैं, वहाँ मेरे ऑफिसर्स जाते थे, मैं रेड करवाती थी वहाँ पे पुलिस के साथ और इंतज़ामिया के साथ मिलके। 500 रुपये में बच्चे दिखा देते थे, जी ये बच्चे आपको कौन सा बच्चा पसंद है। तो मेरे ऑफिसर्स फिर उसी वक्त पुलिस को बुला के तो उनको अरेस्ट करवाते थे, फिर हम अदालतों तक जाते थे। तो इतने वहाँ बेशुमार इश्यूज़ हैं इन बच्चों को। आप यहाँ से घर से निकलें, दफ्तर से निकलें, आपको 10 बच्चे आपकी गाड़ी के इधर नज़र आएंगे, 10 बच्चे इधर नज़र आएंगे। कैसे आए हैं सड़क पे? उनको उठा के ब्यूरो में ले जाने से उनका मसला हल नहीं होता। उनके पीछे क्या है? कोई माफिया है, उनके माँ बाप हैं, हैबिचुअल है, बच्चे सेक्सुअल यूज़ हो रहे हैं, एडिक्शन के लिए यूज़ हो रहे हैं, ड्रग स्मगलिंग के लिए यूज़ हो रहे हैं, किस मकसद के लिए यूज़ हो रहे हैं। इन सबको एड्रेस करने के लिए आप क्या मशवरा देंगी सारा अहमद साहिबा? कभी उन्होंने आपसे गाइडेंस ली या अगर वो आपसे मदद मांगी, मैंने आप जा रहे हैं? उन्हें खुली ऑफर दी थी। ये काम चूँकि अल्लाह ताला का है और ये नेकी का काम है। मैंने कहा था कि मैं आपकी बड़ी बहन हूँ, आप मुझसे पूछें, आप कहीं मेरी गाइडेंस की ज़रूरत हो। तो बहरहाल उनके नज़रियात चूँकि पीटीआई के हैं तो शायद उन्होंने इसको मुनासिब नहीं समझा, मगर नेकी के काम में जो है आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो भी आपकी हेल्प लेना चाहें, आप हाजिर हैं उनके लिए? देखिए, नेक काम करने के लिए आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ मेरी गाइडेंस की किसी गरीब और किसी अच्छे मकसद की ज़रूरत है तो इससे बड़ी मेरे लिए नेकी कोई नहीं होगी। ठीक होगा। अच्छा, अब ये थोड़ा पॉलिटिकल साइड पे आ जाते हैं। आज आपको लगता है कि इलेक्शन इस साल होंगे या अगले साल आपको नजर आ रहा है? देखिए, इलेक्शंस की जो बात आप करेंगे, जैसे इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि डीलिमिटेशन जो हलकों की है उसके लिए 4 महीने दरकार हैं नई मरदमशुमारी के मुताबिक। तो वो यकीनन अब चूँकि मार्च में सेनेट का इलेक्शन है और उन इलेक्शन से पहले फरवरी तक हमें नज़र आ रहा है कि शायद इलेक्शंस जो हैं वो कंडक्ट हो जाएंगे। अच्छा, दूसरे ये बताइएगा कि आपके ख्याल में ये हंग पार्लियामेंट होगा या इसमें कोई पार्टी 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर सकती है? और इस दफ़ा आपकी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो क्या होगा? जैसे इकोनॉमिक रिवाइवल की सब बात करें इस वक्त, जैसे हमारी इकॉनमी है, महंगाई के हालात हैं, गरीब आदमी पिस चुका है महंगाई के चलते, तो इस वक्त आपकी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो में इलेक्शन में नारा क्या होगा? देखिए, जो 4 साल पीटीआई गवर्नमेंट के इमरान खान साहब ने इस मुल्क को इकनॉमिकली जिच किया है और इकनॉमिकली डिस्टेबलाइज किया है, वो हमारे इन 16 महीनों के ऊपर जो है वो आप जो है वो मुआवजा नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब की और पीडीएम की हुकूमत ने कोशिश की है कि मुल्क को जो है वो एक आप श्रीलंका की मिसाल देते देते खुदा न खास्ता मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट होते होते बस अनाउंसमेंट रह गई होगी, तो उससे धकेल के वापस लेके आए हैं। हमने जिस तरह से इस मुल्क को इकनॉमिकली थोड़ा सा स्टेबलाइज किया है और किस तरह हमने मुल्क के अंदर इस सारे सिस्टम को रिवाइव करने की कोशिश की है, वो हमारा ही दौर था मियां नवाज शरीफ का, जब सीपैक के मुआहदे हो गए थे, जब पंजाब में आपको शहबाज शरीफ साहब की मेहनतों की और भागदौड़ की वजह से हर तरफ तरक्की के आपको जाल नज़र आ रहे थे। आज भी हम मोटरवे पे सफ़र करते हैं तो बड़ा खुश होते हैं कि एक बड़ी अच्छी हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ने फैसिलिटी दी मियां नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक। तो 4 साल ने हमारे मुल्क को 40 साल पीछे धकेल दिया। अब दोबारा एक नई एफर्ट हमें करनी पड़ रही है मुल्क को बेहतर हालत की तरफ लाने के लिए। इमरान खान ने हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी का खाना ख़राब कर दिया था। आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी ज़ीरो हो गई थी, आपके अपने दोस्त आपसे दूर हो गए थे। चाइना के प्रेसिडेंट ने आना था और ये साहब धरना दे के वहाँ बैठे हुए थे। जब चाइना का प्रेसिडेंट आता है तो आपके साथ आपकी एक तो दरीना दोस्ती है, दूसरा आपके मुल्क के अंदर एक खुशहाली और एक नए मुआहदे होते हैं। तो आपके साथ आपके किसी बरादर इस्लामी मुल्क थे या आपके हमसाया ममालिक थे, आपकी फ़ॉरेन पॉलिसी ने आपको बहुत धचका दिया है। तो अब इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश होगी कि हम नए आने वाले इलेक्शंस में आवाम को सेंसिटाइज़ करें, आवाम को बताएं और इंशाअल्लाह हमारा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और आवाम के वो मकबूल तरीन लीडर हैं। वो इसलिए मकबूल हैं कि उन्होंने मुल्क के अंदर एक माशी इस्लाही निज़ाम मुतारिफ़ कराया था और उन्होंने सीपैक जैसे मुआहदे किए थे। और अगर सीपैक हमारा उसी पेस के साथ चलता तो आज मुल्क इस तरह बदहाली में ना आता, ना बिजली के बिल बढ़ते, ना आपके मुल्क में डॉलर की कीमत बढ़ती
ना आपकी जो है रुपए की कीमत और कदर कम होती, तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि नए इलेक्शंस में PMLN जो है अपनी वाज़ेह अक्सरियत को बरकरार रखेगी। अभी आपने खुद ही कह दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब आने वाले हैं, हम डेट्स मुख्तलिफ सुनते रहे, तो आज आप हमें डेट ही बता देंगे कब तक आ रहे हैं, और क्या इलेक्शन कैंपेन को वही आके लीड करेंगे? जी इंशाअल्लाह उम्मीद है कि मियां नवाज शरीफ साहब, चूँकि अक्टूबर के मिड में फ़ैसला हुआ है, हमारी क़यादत वहाँ बैठी है इंग्लैंड में, बात हुई है और सितंबर में मुतवक्को थे, मगर अब अक्टूबर में उनकी आमद मुतवक्को है और उसकी इंशाअल्लाह पार्टी को भी हदायत मिल गई हैं तैयारियों की कि वो अपनी तैयारियां शुरू करें। और सबसे बढ़ के क्योंकि इलेक्शन का सीज़न है, तो मियां नवाज शरीफ आएंगे तो इलेक्शन कैंपेन को वो इंशाल्लाह लेके लीड करेंगे। अच्छा ये बताइए, क्या वो डिस्क्वालिफिकेशन जो उनकी है उसको चैलेंज किया जाएगा और वो खुद भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, या वो नहीं करेंगे? तो क्या PM के कैंडिडेट, अगर आपकी पार्टी आ जाती है दोबारा इक़्तिदार में, तो PM के कैंडिडेट उनकी बेटी होंगी या उनके छोटे भाई होंगे? देखिए ये पार्टी फैसला करेगी, पार्टी क़यादत फैसला करेगी कि इस बारे में कोई मुशावरत वगैरह हुई है? अभी क्योंकि ये इट्स प्री मैच्योर इशू, अभी फ़िलहाल हम ये देख रहे हैं कि हमने इलेक्शंस में जाना कैसे है। ठीक है। मियाँ साहब की आमद के बाद, इलेक्शंस की कैंपेन के बाद इंशाअल्लाह ताला मियाँ साहब की जो है मुतवक्को वज़ीर आज़म की नामज़दगी हम देख रहे हैं, तो आगे जो मुल्क के लिए बेहतर होगा और जो पार्टी फ़ैसला करेगी उसके मुताबिक जो है वो इंशाअल्लाह आगे प्लान किया जाएगा। और जहाँ तक मियाँ साहब की सज़ाओं का ताल्लुक़ है तो उनको रिलीफ इंशाअल्लाह ताला मिलेगा। जिस तरह से अदलिया ने उनको सज़ाओं में पाबंद किया और कैद किया, और जो मरियम बीबी के साथ हुआ, हमारी मुस्लिम लीग की क़यादत के साथ हुआ, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ हुआ, हमजा साहब के साथ हुआ, मरियम बीबी ख़ुद गई जेल में, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी रिकॉर्ड के ऊपर हैं। तो ये जो नाइंसाफ़ियाँ हैं इंशाअल्लाह ताला ये दूर करवाई जाएंगी। दूसरी ये बताइएगा सबा साहबा, क्या आपकी पार्टी जो है पंजाब की हद तक, जो PDM में आपके पार्टनर्स थे जिसमें पीपल्स पार्टी वो साउथ पंजाब में एक्सपेक्ट करते हैं, या PMLQ है जिसमें ये शुजात साहब वाला जो विंग, मतलब शुजात साहब के पास ही है, उनसे या IPP से आप लोग कोई सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या ये बात डिस्कस हुई है? देखिए अभी ये प्री मैच्योर है सारी चीज़ें, जब इलेक्शंस अनाउंस होंगे जी तो आपको याद होगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग बहुत सारी सीट एडजस्टमेंट्स के ऊपर भी इलेक्शन लड़ती रही है। ठीक है। हम जमात इस्लामी के साथ भी सीट एडजस्टमेंट्स के ऊपर, लियाकत बलोच का इलेक्शन मुझे याद है, मैंने खुद लड़ा हुआ है, वहाँ हमारी सीट एडजस्टमेंट थी। लाइकवाइज अब इस्तेकाम पार्टी है या जो शुजात हुसैन साहब की पार्टी है, तो इंशाल्लाह हमारी गुजरात की हद तक, क्योंकि शायद वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके बेटे जहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, दो या जो तारिक चीमा साहब है, कम से कम जो उनके मेन भावलपुर कैंडिडेट्स हैं, वो जो उनके मेन बंदे इलेक्टेबल्स हैं, कम से कम उस पर तो वो चाहेंगे शायद इंशाल्लाह। देखिए हमारे जो अलाइंस हो गए वो अलाइंस हमारे जो है उनके लिए सीट एडजस्टमेंट, और हमारी पार्टी उनके लिए बैठ के फैसला करेगी कि हम वहाँ पे मुश्तरका तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे। ठीक है। और दूसरे ये बताइएगा कि अब देख रहे हैं हमारे ये फ्यूचर में नए पॉलिटिशियन आ रहे हैं, जैसे बिलाल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो फॉरेन मिनिस्टर थे, मरीम नवाज़ को मैं देखा वो नवाज शरीफ साहब की गैर मौजूदगी में वो बड़े अच्छे तरीके से जलसों में पार्टी को लीड करती रही, क्राउड पुलर के तौर पे। जहाँ मियां शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत संभाली हुई थी, वहीं पार्टी का जो ओहदा था वो मरीम नवाज साहबा के साथ पास था, वो काफ़ी अच्छे में मोबिलाइज़ करने की कोशिश करती रही। इसी तरह अगर हम और यंगस्टर में देखें तो जो शुजात हुसैन साहब है, उनके दोनों बेटे साहबजादे आ गए हैं, उधर परवेज़ लाई साहब के बेटे जो मोहसिन लाई साहब भी आ गए हैं। आपको आगे फ्यूचर में पॉलिटिक्स में ये जो यंगस्टर्स हैं, इनमें से किसका किरदार ज़्यादा अहम नज़र आ रहा है? हमजा शहबाज भी हैं, चीफ मिनिस्टर है। मैं आपको ये बात बताऊं कि मेरी पार्टी की जो नौजवान की आदत है, हमजा साहब हो गए, मरियम बीबी हो गई, इसी तरह और हमारे बाकी यूथ के लोग हो गए, ये किसी वरासत के ऊपर नहीं आए। ठीक है। नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की औलाद के तौर पे नहीं आए। ठीक है, ये पार्टी के मेंबर हैं पहले, और फिर इन्होंने खुद काम किया। आपका कहने का मकसद है कि अगर मरियम नवाज साहिबा ने अचीव किया है जो ओहदा उनको मिला, वो उन्होंने अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी मेहनत बहुत की है, दिन रात उन्होंने मेहनत की है, और पार्टी को उन्होंने अवाम के अंदर जिंदा रखने की भरपूर कोशिश की है। लाइकवाइज हमजा साहब भी एक वर्कर हैं पार्टी के, और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी अपनी मेहनत के साथ जो है ये अपना एक मुकाम जो है पार्टी के अंदर बनाया है। तो इसलिए सारे यहाँ पार्टी के मेंबर्स हैं, और जो आप समझ रहे हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में यकीनन वक्त के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो ये एनर्जेटिक लीडर्स हैं हमारे, और इंशाअल्लाह ताला ये अपनी वरासत की बजाय अपनी मेहनत से लीडरशिप तक क्वालिटीज़ के हाथ
वजह से आप पहुंचे शायद हैं। उनको ओहदे मिलने में जो मिलते रहे उसमें विरासत का कोई ताल्लुक नहीं है, अपनी मेहनत से उन्होंने अचीव किया। अपनी मेहनत से किया। चलें, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सबा साहिबा। नेक्स्ट इंटरव्यू नाज़रीन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे किसी और पॉलिटिशियन के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।